अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस सीक्वल की शुरुआत में 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 4 बच्चे ग्रोवर, लूक, एनाबेथ और थालिया, जिसमें थालिया ज़्यूस की बेटी है, वो सभी हाफ ब्लड कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे साइक्लॉप्स पड़े होते हैं। थालिया फिर अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद साइक्लॉप्स से लड़ने चली जाती है और अपने दोस्तों को कैंप के अंदर जाने को कहती है, पर दुर्भाग्य से साइक्लॉप्स उस बेचारी की जान ले लेता है। पर थालिया मरते ही एक पेड़ में बदल जाती है, जो पूरे कैंप पर सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे हाफ ब्लड के अलावा कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब हमें प्रेजेंट समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर्सी और बाकी सभी कैंप में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं क्लेरा, जो युद्ध के देवता की बेटी है, वो चालाकी से पर्सी को हरा देती है। फिर अगले सीन में चिरॉन पर्सी को अपने केबिन में बुलाता है, जहाँ पर्सी का भाई टायसन भी मौजूद होता है, जो इंसान नहीं बल्कि एक साइक्लॉप्स है, जिसकी एक ही आंख है। पर ये देखकर पर्सी हैरान और खुश भी हो जाता है कि उसका कोई भाई भी है। जिसके बाद सभी खाना खाने आ जाते हैं, जहाँ टायसन सभी से कहता है कि यहाँ एक बुल आ रहा है, और तभी एक रोबोटिक बुल सुरक्षा कवच तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो अंत में सफल भी हो जाता है और फिर कैंप के अंदर घुसकर सभी पर हमला करने लगता है, जो अपने मुंह से आग निकाल सकता था, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। पर जैसे ही वो पर्सी को जलाने के लिए अपना मुंह खोलता है, पर्सी अपने पेन वाली तलवार का बटन दबाकर उसके मुंह में फेंक देता है, जो कि अंदर जाकर उसके सिस्टम को बंद कर देती है, जिससे वो वहीं विस्फोट हो जाता है। अब बुल के विस्फोट होते ही वहाँ लूक आ जाता है, जिसे देख पर्सी एकदम हैरान हो जाता है कि लूक जीवित है। वो पर्सी से कहता है कि तुम्हें भविष्यवाणी के बारे में तो पता ही होगा, इसके अलावा अब तो कैंप के भी कुछ हाफ ब्लड मेरा साथ दे रहे हैं, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर पर्सी को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहा है, जिसकी बात सभी सुरक्षा कवच के पास आते हैं, जहाँ चिरॉन को पता चलता है कि थालिया को लूक ने जहर दिया है, जिससे वो कमजोर पड़ रही है, और उसी के कारण बुल कवच को तोड़ने में सफल हुआ। इसलिए चिरॉन थालिया के लिए दवा बनाने चला जाता है। अब चिरॉन जब दवा बना रहा होता है तो पर्सी उससे भविष्यवाणी के बारे में सवाल करता है, जिस पर वो पर्सी को डेल्फी नाम की स्केलेटन, जो भविष्यवाणी बताती है, उसके पास जाने को कहता है। इसलिए पर्सी बिना देरी किए डेल्फी के पास आकर उससे भविष्यवाणी के बारे में सवाल करता है, जिस पर वो उसे इस भविष्यवाणी की पूरी कहानी सुनाती है कि जब टाइटन्स दुनिया पर राज करते थे तो उन्हें लीड क्रोनोस करता था, जो कि इतना भयानक और निर्दय था कि वो अपने बच्चों को भी खा जाता था। पर उसके जुल्म से तंग आकर उसके ही 3 बच्चे ज़्यूस, हेडिस और पोसाइडन, इन तीनों से मिलकर उसे मार दिया और उसके शरीर के हिस्सों को एक ताबूत में बंद कर दिया। लेकिन क्रोनोस वापिस आएगा, जो ओलंपिस और सारी दुनिया से अपना बदला लेगा, पर इस बार भी उसे ज़्यूस या फिर पोसाइडन के ही बच्चे मार सकते हैं। पर इसके लिए उन दोनों के बच्चों को आपस में लड़ना होगा, और जो उसमें जीतेगा वो ही क्रोनोस को हराकर या तो दुनिया को बर्बाद करेगा या फिर आबाद करेगा। जो जानकर पर्सी हैरान हो जाता है कि अब उसे लूक से लड़ना होगा, और इसी भविष्यवाणी के बारे में वो कह रहा था। इधर एनाबेथ और ग्रोवर कैंप के लीडर मिस्टर डी के पास आते हैं और उन्हें एक जादुई ऊन की चादर दिखाकर कहते हैं कि यदि हम इसे थालिया के ऊपर रख दे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सुरक्षा कवच भी पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मिस्टर डी उनसे कहते हैं कि वो चादर अभी बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास है और वहां जाना खतरा से खाली नहीं है। लेकिन वो दोनों नहीं मानते, जिसके बाद मिस्टर डी पूरा क्रेडिट खुद लेकर सभी हाफ ब्लड से कहते हैं कि थालिया को बचाने के लिए हमें जादुई चादर की जरूरत है, जो कि हमें बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास मिलेगी, और उसकी रक्षा एक साइक्लॉप्स कर रहा है, जिसे खाने में सैटिर बहुत पसंद है। इसलिए मिस्टर डी क्लेरा और एक सैटिर
को वो चादर लाने भेज देता है, जो देख ग्रोवर बहुत खुश हो जाता है कि वो बच गया। फिर अगले दिन पर्सी और एनाबेथ दोनों ग्रोवर के पास आकर कहते हैं कि हमें किसी भी तरह उस चादर को पाना होगा, क्योंकि उसके पीछे लूक भी पड़ा है जिसकी मदद से वो क्रोनोस को जीवित करना चाहता है। इसलिए ये तीनों भी चादर लाने निकल जाते हैं और तभी उनके पीछे टाइसन भी आ जाता है, जो उनके साथ चलने की जिद करने लगता है। लेकिन एनाबेथ को साइक्लोप्स पसंद नहीं होते, क्योंकि इन साइक्लोप्स ने थालिया को मारा था। इसलिए वो टाइसन के ऊपर एक जादुई स्प्रे मारती है, जिससे उसके चेहरे पर 2 आंखें आ जाती है, जिसके बाद सभी आगे बढ़ने लगते हैं और जल्दी वहां पहुंचने के लिए 3 बहनें जो कि जादुई टैक्सी चलाती है उससे लिफ्ट मांगते हैं, ताकि वो उन्हें फ्लोरिडा ले जा सके। आप सभी उस टैक्सी में सवार हो जाते हैं, पर ये देखकर वो घबरा जाते हैं कि उन तीनों बहनों के पास तो आंखें ही नहीं है, बस एक आंख है जिसे एक समय पर एक ही बहन लगा सकती है। वो बहनें फिर भी उन्हें जैसे तैसे करके वॉशिंगटन ले जाती है, पर वहाँ से आगे जाने के लिए पर्सी और बाकियों के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो उन्हें बीच रास्ते में ही वहीं उतार देती है, जिसके बाद वो सभी पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी लूक और उसके हाफ ब्लड साथी उन पर हमला कर देते हैं और ग्रोवर को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि चादर की रक्षा साइक्लोप्स कर रहा है, जिसे सैटिर पसंद है। इसलिए वो ग्रोवर का सौदा चादर से करना चाहते हैं, पर पर्सी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बेचारा उसमें असफल रहता है। इसलिए लूक का पता लगाने वो सभी होमिस की दुकान पर आते हैं, जो हाफ ब्लड के किसी भी सामान को पैसों के बदले अंडरवर्ल्ड या फिर ऐसी किसी जगह पहुंचाने का काम करता है। वो सभी अब उन्हें लूक के प्लान के बारे में बताकर उसका पता पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें लूक का पता बताकर एनाबेथ को हवा निकालने वाली बोतल और पर्सी को किसी भी चीज को गायब कर देने वाला टेप देता है, जिसके बाद सभी ग्रोवर को बचाने निकल जाते हैं। आप सभी हमीस की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, पर दुर्भाग्य से लूक एक जहाज पर सवार समुद्र में उतर चुका होता है। इसलिए फिर टाइसन अपने पिता से मदद मांगता है और उसके ऐसा कहते ही समुद्र में रहने वाला बहुत ही खूबसूरत घोड़ा वहां आ जाता है, जो उन्हें अपने ऊपर सवार करके लूक की बोट के पास ले जाता है, जिसके बाद सभी बोट पर चढ़ जाते हैं। पर तभी उनके आने की भनक एक भयानक क्रीचर को लग जाती है, जो अब उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचते हुए वो लूक के ही पास आ जाते हैं। पर्सी भी अब उससे ग्रोवर के बारे में सवाल करता है, जिस पर लूक कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, उसे जहाँ होना चाहिए था मैंने उसे वहीं भेज दिया है, और अब तो मेरे साथ ही वो चादर लेकर आते भी होंगे। जो सुनकर पर्सी और बाकी घबरा जाते हैं। फिर लूक उन्हें क्रोनोस का ताबूत भी दिखाता है, जिसे वो चादर की मदद से जीवित करने वाला है, और इतना रिवील करने के बाद लूक के साथ ही उन्हें बोर्ड के जेल में बंद करवा देते हैं। आप जेल में पर्सी और बाकी बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं कि तभी पर्सी को होमिस का दिया हुआ टेप याद आता है, पर उनका बैग जेल के बाहर रखा होता है। इसलिए पर्सी अपनी शक्तियों से समुद्र में तूफान ले आता है, जिससे जैसे ही बैग जेल के दरवाजे के नजदीक आता है, एनाबेथ उसे सही समय पर पकड़ लेती है और पर्सी उस टेप को जेल के दरवाजे पर लगा देता है, जिससे दरवाजा ही गायब हो जाता है, जो देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। पर इसके बाद वो लाइफ बोट की मदद से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उन पर लूक और उसके साथी हमला कर देते हैं। अब एनाबेथ और टाइसन जैसे तैसे करके लाइफ बोट पर सवार हो जाते हैं, जहाँ एनाबेथ हमीस का दिया हुआ बोतल को खोलती है, जिसकी हवा से लाइफ बोट भी हवा की रफ्तार से चलने लगती है, और पर्सी भी समुद्र की लहरों पर खड़े होकर लाइफ बोट की तरफ आता है, और लूक भी उन लहरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन पर्सी उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद सभी लाइफ बोट से आगे बढ़ने लगते हैं। और आगे बढ़ते ही एक और नई मुसीबत उनके सामने आ जाती है, क्योंकि समुद्र के खतरनाक शार्क्स उन्हें घेर लेते हैं, जो उन्हें बर्मुडा ट्रायंगल के बीच ले आते हैं। फिर पर्सी अपने शक्तियों से शार्क्स को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियां काम नहीं करती, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल पर पोसाइडन का भी नियंत्रण नहीं है, और चारों तरफ से शार्क से घिर जाने के कारण वो सभी बर्मुडा ट्रायंगल के बीच में गिर जाते हैं, जो कि एक बहुत ही विशाल क्रीचर का पेट होता है। अब वहाँ उन्हें क्लेरा भी दिखाई देती है, जो खुद अपनी जहाज के साथ यहाँ फंस गई है। पर्सी अब उससे कहता है कि तुम्हारी जहाज युद्ध लड़ने वाली है, इसलिए हम इसकी गन्स का प्रयोग करके इस क्रीचर का पेट
फाड़ कर यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए पर्सी उसके पेट पर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे उसका पेट फट जाता है और फिर सभी बर्मुडा ट्रायंगल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ समुद्र में अब पर्सी को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और उसकी बीमारी जो कि उसके लिए वरदान है, उसकी मदद से समुद्र पर लिखी भाषा को पढ़ लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि चादर यहाँ से थोड़ी दूर एक आइलैंड पर है। इसलिए सभी बिना देरी के आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ वीरान अम्यूजमेंट पार्क होता है। अब पर्सी, टाइसन, एनाबेथ और क्लेरा एक रोलर कोस्टर पर सवार होकर गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें ग्रोवर दिखाई देता है, जो भाग्य से अब भी जीवित होता है, क्योंकि उसने लकड़ी के कपड़े पहनकर अपने सिर पर बड़ी आंख लगा ली होती है, जिससे चादर की रक्षा करने वाले साइक्लोप्स को लगता है कि ग्रोवर भी एक साइक्लोप्स ही है, जो उसके लिए खाना बनाती है। जो सब देख क्लेरा ग्रोवर की फोटो खींचकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन वो उसे चिल्लाता है और तभी उन्हें साइक्लोप्स के कंधे पर वो चादर दिखाई देती है, जिसे वो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइक्लोप्स को उसके आसपास हाफ ब्लड के होने का आभास हो जाता है, इसलिए अब वो सभी पर हमला करने लगता है। पर फिर सभी जैसे तैसे बचकर उससे चादर लेकर गुफा के बाहर आ जाते हैं और उस गुफा को एक बड़े पत्थर से बांध देते हैं। अब ये लोग इस मुसीबत से निकले ही थे कि अब दूसरी मुसीबत उनके सामने आ जाती है, क्योंकि लूक अपने साथियों के साथ वहां आकर पर्सी पर क्रॉसबो ताने हुए उससे चादर की मांग करता है और उसके मना करने पर वो उसे शूट कर देता है, लेकिन बीच में टाइसन आ जाता है और तीर लगने के कारण वो बेचारा सीधे नीचे पानी में गिर जाता है, जिसे देख सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। अब लूक चादर लेकर सभी को रस्सी से बांध देता है और फिर चादर को क्रोनोस के ताबूत पर रख देता है, जिससे वो धीरे धीरे जीवित होने लगता है। लेकिन फिर पर्सी अपनी पेन वाली तलवार से रस्सी काटकर लूक और उसके साथियों से लड़ने जाता है, पर जैसे ही लूक पर्सी को मारने वाला होता है, टाइसन वहां आकर लूक को दूर फेंक देता है। फिर टाइसन पर्सी से कहता है कि पोसाइडन का बेटा होने के कारण पानी ने मुझे फिर से जीवित कर दिया, जिसे देख पर्सी खुशी से उसके गले लग जाता है। पर तब तक ताबूत से क्रोनोस के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगते हैं, जो सभी जुड़कर पूरी तरह से विशाल क्रोनोस बन जाते हैं। इसलिए अब लूक दावा करता है कि मैंने आपको जीवित किया है, आप अपना बदला सभी से ले सकते हो। लेकिन क्रोनोस इतना क्रोधित होता है कि वो लूक को ही खा जाता है, जो देख बाकी भी घबरा जाते हैं और फिर क्रोनोस सभी पर हमला करने लगता है, जिसके बाद वो ग्रोवर को भी खा जाता है। पर अब पर्सी अपनी तलवार से उसका पैर काट देता है, जिससे उसका पैर रोशनी में बदलकर फिर से ताबूत में जाने लगता है, जिससे पर्सी को समझ आता है कि इसी तलवार से पोसाइडन ने क्रोनोस को मारा था। वहीं क्रोनोस भी उस तलवार को देखकर घबरा जाता है, जिसके बाद पर्सी उस तलवार से क्रोनोस के सीने को दो हिस्सों में बांट देता है, जिससे क्रोनोस फिर से रोशनी में बदलकर ताबूत में कैद हो जाता है। और उसके ताबूत में कैद होते ही ग्रोवर और लूक उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं, पर लूक सीधे उस क्रोधित साइक्लोप्स जो चादर संभाल रहा था उसके सामने आ गिरता है, जिसे देख अब वो कहता है कि अब मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया। इधर क्रोनोस के मरने पर सभी खुश होते ही हैं कि तभी लूक का क्रीचर एनाबेथ के अंदर अपनी नोकीली पूंछ घुसा देता है, जो जहरीली भी होती है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। जो देख पर्सी और बाकी एकदम दुखी हो जाते हैं, पर पर्सी उस चादर को एनाबेथ के ऊपर रख देता है और फिर चादर की शक्ति से वो फिर से जीवित हो जाती है, जो देख अब सबकी जान में जान आती है। इसके बाद पर्सी वो चादर क्लेरा को दे देता है, क्योंकि चादर लाने का काम उसे ही सौंपा गया था। जिसके बाद सभी कैंप में लौटकर चादर थालिया के ऊपर रख देते हैं, जिससे वो एकदम ठीक हो जाती है, जिससे फिर से कैंप का कवच पहले जैसा शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन उस चादर में इतनी शक्ति नहीं होती, इसलिए वो थालिया को पूरी तरह से इंसान बना देता है, जो देख पर्सी हैरान हो जाता है कि भविष्यवाणी अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ज़्यूस की बेटी आ गई है और अब इन दोनों के बीच युद्ध होगा। और इस युद्ध में पर्सी और थालिया में से जो जीतेगा उसी के हाथ में ओलिम्पस और दुनिया का भविष्य होगा। या तो वो दुनिया को बर्बाद करेगा या फिर आबाद। पर सैड
सैड न्यूज ये है कि अभी तक इसकी आगे की पार्ट की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो कब रिलीज होगी, इसलिए अभी के लिए इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।